नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज के हम लोग इस मनोविज्ञान के सेशन में मनोविज्ञान पार्ट 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता जो हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में बुद्धि का सिद्धांत टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बुद्धि का सिद्धांत है उसको दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला आपका प्राचीन सिद्धांत था और दूसरा आपका आधुनिक या नया सिद्धांत था। हम लोगों ने प्राचीन सिद्धांत को पढ़ लिया था और आधुनिक सिद्धांत में हम लोगों ने गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकारों के बारे में बताया था, तो उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के इस क्लास में हम लोग आधुनिक सिद्धांत में जो आगे का सिद्धांत है, जैसे आधुनिक सिद्धांत में 3 सिद्धांत दिए गए हैं, तो हम लोगों ने पहला सिद्धांत कवर कर लिया था गार्डनर का। अब हम लोग जो आज के सेशन में दूसरा सिद्धांत जो अस्टर्नबर्ग का है उसको हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद फिर तीसरा सिद्धांत जो 5 सिद्धांत है, जिसको हम लोग जो है 5 मॉडल के नाम से भी जानते हैं, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो अस्टर्नबर्ग का जो बुद्धि का सिद्धांत है उसको त्रितत्वीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि त्रितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप सीधे से कहिएगा कि त्रितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन अस्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। अगर पूछ दे आपसे कि कब किया गया था, तो यहाँ पर बताया गया है कि 1985 ईस्वी में अस्टर्नबर्ग ने एक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसका नाम जो है क्या है, बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा जो है ना समस्या समाधान में निहित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये सिद्धांत इन्होंने दिया अस्टर्नबर्ग ने, त्रितत्वीय सिद्धांत, इसमें इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति क्या करता है कि जो भी समस्याएं होती है उसमें समस्या समाधान में निहित जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं उसको समझने के लिए जो ना यह सिद्धांत उपयोगी है। और इस सिद्धांत के जो है ना क्या है, 3 निम्नलिखित उप सिद्धांत बताए गए हैं। यानी जो हम लोग अस्टर्नबर्ग का त्रितत्वीय सिद्धांत पढ़ेंगे तो इनके सिद्धांत के हम लोग 3 उप सिद्धांत को भी चर्चा करेंगे इस सिद्धांत के अंतर्गत। तो आइए हम लोग 3 उप सिद्धांत कौन कौन से हैं इनके, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो पहला आपका जो है ना क्या दिया, घटकीय उप सिद्धांत दे रहा है। घटकीय उप सिद्धांत में क्या बताया गया है, तो कहा जा रहा है कि यह उप सिद्धांत बौद्धिक व्यवहारों में निहित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित है, जो निम्नलिखित 3 तरह की विभिन्न क्रियाओं को करने में सहायक है। यानी कि जो अस्टर्नबर्ग का त्रितत्वीय सिद्धांत है, जिसमें उनका पहला उप सिद्धांत घटकीय उप सिद्धांत है, तो इसको कहा जा रहा है कि यह उप सिद्धांत है, ये क्या करता है कि बौद्धिक व्यवहारों में जो निहित संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं यानी ज्ञान संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक ना, उससे मतलब ये संबंधित 3 तरह के जो कार्य होते हैं, विभिन्न कार्य, उसको करने के लिए जो सहायक बताया गया है। तो पहला जो है कार्य कौन सा है, तो अधिघटक है। ठीक, अधिघटक इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो अधिघटक है यानी जो घटक है, पहला घटक, ये क्या करता है कि योजना बनाने में, कार्य प्रगति की देखरेख करने में और समस्या समाधान के बाह्य और आंतरिक संसाधनों के आवंटन में संलग्न होता है। मतलब जो अधिघटक होता है ये क्या करता है कि किसी भी चीज में योजना यानी प्लानिंग बनाने में, अगर हमें कोई भी कार्य करना है उसका प्लानिंग हमको करना है तो प्लानिंग बनाने में सहायता करेगा। हमारी जो कार्य प्रगति है उसको देखरेख करेगा ये। साथ ही साथ जो हमारे जो समस्या समाधान है, चाहे वो बाह्य हो या आंतरिक भीतरी हो, उनके संसाधनों में आवंटन में ये क्या होता है, संलग्न होता है। कौन सा घटक आपका, तो अधिघटक, जो घटकीय उप सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद आगे बताया जा रहा है दूसरा नंबर वह निष्पादन घटक है। निष्पादन घटक में यह बताया गया कि यह अधिघटक जो है द्वारा कार्य निष्पादन एवं समस्या समाधान के लिए बनाई गई व्यूही रचना, व्यूही रचना मतलब होता है रणनीति, जिसको स्ट्रेटजी बोलते हैं, यानी हमारा स्ट्रेटजी से संबंधित होता है। जैसे पहला वाला हम लोग अधिघटक को देखें तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी काम होता है तो उसके लिए योजना बनाने, हमारी कार्य प्रगति को देखरेख करता है। तो दूसरा वाला जो घटकीय उप सिद्धांत में बताया गया है कि यह अधिघटक द्वारा जो कार्य निष्पादन किया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, योजना बनाना यानी व्यूही रचना से यह संबंधित होता है। इसी तरह तीसरा जो
घटक दे रहा है वो है ज्ञानार्जन घटक है। ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन मतलब क्या होगा, ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान को प्राप्त करना। तो इसमें बताया गया कि इस घटक का उपयोग ज्ञान अर्जन, सीखने की प्रक्रिया का संग्रह करना, यानी ज्ञान को अर्जन करना, ज्ञान को प्राप्त करना। किसी भी तरह का अगर हम मतलब कि काम को सीख रहे हैं या कोई भी चीज को सीख रहे हैं तो उस प्रक्रिया को संग्रहित करना यानी सीखना, एवं सूचनाओं की तुलना करने की प्रक्रियाओं में संलग्न होता है। यानी ज्ञानार्जन घटक में हमको यही समझना है कि इसमें हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। हर तरह के जो भी ज्ञान होते हैं, हर तरह के जो भी कार्य हम लोग करते हैं, उसके लिए जो चीजों को हम सीखते हैं, कार्यों को सीखते हैं, वो इसके अंतर्गत संलग्न होता है। तो यही घटकीय उपसिद्धांत के अंतर्गत 3 घटक बताए गए हैं। पहला अधिघटक है, दूसरा निष्पादन घटक है और तीसरा आपका ज्ञानार्जन घटक है। जब हम लोग आगे चलेंगे तो त्रितत्वीय सिद्धांत में जो दूसरा उपसिद्धांत है वह है अनुभव परक उपसिद्धांत। अनुभव परक, अनुभव यानी कि किसी भी व्यक्ति में जो एक्सपीरियंस है यानी अनुभव है उसको परखना यानी जांचना। कहा जा रहा है यहां पर कि इस उपसिद्धांत का संबंध व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक जगत के बीच के संबंधों से है। यह उपसिद्धांत यह बतलाता है कि कैसे व्यक्ति के विशिष्ट अनुभव बुद्धि को किस तरह से प्रभावित करते हैं और कैसे बुद्धि उसके व्यक्तिगत अनुभव को प्रभावित करती है। यानी यहाँ पर दोनों चीजों पर जोर दिया गया, बुद्धि पर और व्यक्ति का व्यक्तिगत जो अनुभव है उस पर। यानी ये जो अनुभव परक उपसिद्धांत है इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या करेंगे, जो व्यक्ति का अनुभव है यानी एक्सपीरियंस है उसको जो है जांचने का, उसको परखने का यहाँ पर काम को बताया गया है, जिसमें बुद्धि और व्यक्ति का जो अनुभव है उससे संबंधित करने का, उसको प्रभावित करने के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। जैसे यहाँ पर बताया गया कि इस उपसिद्धांत का संबंध व्यक्ति का जो बाह्य और आंतरिक जगत है, मतलब बाहरी और आंतरिक भीतरी, यानी अगर कोई मनुष्य है जहां वो रह रहा है उसका बाहरी या भीतरी जो वातावरण है, भीतरी जो जगत है, बाहरी जो जगत है, उससे ये क्या है, संबंधित होता है। और इस उपसिद्धांत में बताया गया है कि जो व्यक्ति को कहा जा रहा है कि कैसे व्यक्ति के विशिष्ट अनुभव जो हो गए बुद्धि को प्रभावित करता है, या फिर बुद्धि जो है व्यक्ति के विशिष्ट व्यक्तिगत अनुभव को कैसे प्रभावित करता है। ये चीज हम जो है इस उपसिद्धांत में जानते हैं। किस उपसिद्धांत में, तो अनुभव परक उपसिद्धांत में। इसके बाद बताया गया यह बुद्धि के साथ सृजनात्मकता को अद्भुत एवं मौलिकता के गुणों से जोड़ता है। यह बार बार लगातार एक ही तरह के व्यवहार को बुद्धि का एक अंग मानते हैं और यह स्वचालित योग्यता से संबंधित होता है। देखिए आप लोग को कई सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ नहीं रहा होगा, मैं मानता हूं, लेकिन आप लोग जो है इस चीजों को थोड़ा सा खुद पे रख करके अध्ययन करने का कोशिश करिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट रटने वाला नहीं है। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, ऑफलाइन में पढ़ाता था तो कहते आ रहा था कि ये मतलब रटने वाला चीज नहीं है कि रट लिए और बस हो गया काम। नहीं, इसको रटना नहीं, इसको समझना है और चीजों को खुद पे रखकर जो है ना सोचना है कि हाँ ये क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो अनुभव परक उपसिद्धांत जो है ये त्रितत्वीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो अस्टनबर्ग का है। ये दूसरा उनका उपसिद्धांत था। जब तीसरा की बात करेंगे हम लोग तो संदर्भात्मक उपसिद्धांत है। संदर्भात्मक उपसिद्धांत में क्या बताया गया है, तो कहा जा रहा है कि इस उपसिद्धांत का संबंध विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट व्यवहारों से है जिन्हें बौद्धिक व्यवहार कहा जाता है। यानी अलग अलग जो कल्चर हो गए उसमें जो विशेष व्यवहार होता है यानी विशिष्ट व्यवहार होता है, ठीक वही हमारा जो है संज्ञानात्मक उपसिद्धांत के अंतर्गत होता है, जिसको बौद्धिक व्यवहार के नाम से भी जाना जाता है। कहा जा रहा है कि इस संबंध वातावरण के साथ जो है कैसे व्यक्ति अपने को प्रभावित ढंग से अनुकूल करता है, यानी इसका जो संबंध होता है वो वातावरण के साथ कैसे व्यक्ति अपने आप को प्रभावित ढंग से अनुकूल करता है और विभिन्न संदर्भों में उपलब्ध संसाधनों के साथ अभियोजन को यहाँ पर क्या बताया गया है, बुद्धि कहा गया है। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है कि अस्टनबर्ग के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत जो है पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने, अपने को उसके अनुरूप ढालने तथा चयन के लिए आवश्यक मानसिक योग्यता में सम्मिलित इसका संबंध वातावरण में परिवर्तन लाने की चेष्टा से भी है। तो ये संदर्भात्मक उपसिद्धांत है। मेनली जो आपसे पूछता है, मैं अगर आपको बता दूं तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अस्टनबर्ग का त्रितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया, किसने किया त्रितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन, ये आपसे पूछता है। गार्डनर का जो है पूछ देगा कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इतने बात को आपको ध्यान में
रखना है। बाकी ये जो है त्रितत्वीय सिद्धांत का नाम आप लोग याद रखिएगा, काफी है कि त्रितत्वीय सिद्धांत में जो है ना 3 उपघटक आते हैं, 3 उपघटक आ रहे हैं, 3 तो जो उपघटक है वो तो है पहला वाले उप सिद्धांत के अंतर्गत। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि स्टर्नबर्ग के त्रितत्वीय सिद्धांत में 3 उप सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा पहला आपका कौन सा सिद्धांत है, तो पहला आपका जो है घटकीय उप सिद्धांत है। अब घटकीय उप सिद्धांत के अंतर्गत 3 घटक आते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा अनुभव परक उप सिद्धांत आता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपका एक संदर्भात्मक उप सिद्धांत आता है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अपना अगला जो हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे वो है पास सिद्धांत, जिसको हम लोग पास मॉडल बोलते हैं। पास सिद्धांत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास मॉडल बोलते हैं, PASS, ठीक, पास मॉडल या पास सिद्धांत। अब अगर हम लोग इसको देखेंगे तो P का मतलब क्या होता है, प्लानिंग होता है, ठीक, जिसको हम लोग योजना बोलते हैं। उसके बाद A से अटेंशन, जिसको अवधान बोलते हैं। उसके बाद जो S से सिमुल्टेनियस और S से सक्सेसिव होता है, यानी योजना, अवधान, समकालिक, अनुक्रमिक, इस नाम से जो हम लोग इसको संबोधित करते हैं। जैसा यहां पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, ठीक ना, जो हमारा यहां पर बताया गया कि प्लानिंग, अटेंशन, सिमुल्टेनियस एंड सक्सेसिव, नियोजन, अवधान, समकालिक और अनुक्रमिक। देखिए यहां पर मैंने लिख भी दिया है, योजना को नियोजन भी बोलते हैं। अगर किसी को योजना नहीं मालूम है तो इसको हम लोग नियोजन भी लिखते हैं। नियोजन, अवधान, समकालिक और अनुक्रमिक। क्या नाम है, तो पास, PASS, पास से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, आप लोग पूछता है एग्जाम में कि पास जो मॉडल है या पास जो सिद्धांत है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा P से प्लानिंग यानी योजना या नियोजन बोलते हैं, A से अवधान, S से समकालिक और S से अनुक्रमिक होता है, यानी प्लानिंग, अटेंशन, सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव। अब अगर आपसे पूछ देगा कि पास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया भाई, पास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया भाई, अगर आपसे पूछ देगा तो बताइएगा JP दास। किसने भाई, तो JP दास एक पहले व्यक्ति है। दूसरा आपका जो है नागलिरी है, नागलिरी, और तीसरा आपका जो है ना किर्वी है। JP दास, नागलिरी और किर्वी नाम करके 3 जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, पास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कब किया है भाई, कब किया है, अगर आपसे पूछ देगा तो आप बताइएगा 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में पास मॉडल का प्रतिपादन किया गया था JP दास, नागलिरी और किर्वी के द्वारा, जिसको प्लानिंग, अटेंशन, सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि कहा जा रहा है यहां पर कि दास, नागलिरी और किर्वी का बुद्धि का पास सिद्धांत यानी पास मॉडल 1994 में बुद्धि का एक सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया दास, नागलिरी और किर्वी के द्वारा। दास का जो अगर नाम देखिएगा आप लोग तो JP दास कह के इनको संबोधित किया गया है। तो JP दास, नागलिरी और किर्वी के द्वारा जो ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जो 4 शब्दों प्लानिंग, अटेंशन, सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव से बना हुआ है, जो एक सांकेतिक रूप में दिया गया है। मतलब पास जो मॉडल है वो क्या है, प्लानिंग, अटेंशन, सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव का एक सांकेतिक रूप है, जिसको हम लोग पास से संबोधित कर रहे हैं, जिसको हिंदी में हम लोग नियोजन, अवधान, समकालिक और अनुक्रमिक मॉडल से भी जानते हैं। अगर आपसे हिंदी में पूछ देगा तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इसके द्वारा बुद्धि को नियोजन तथा अवधान के लिए जो ना उत्तरदायी मस्तिष्कीय क्रिया तंत्र की परस्पर निर्भर समकालिक और अनुक्रमिक कार्यप्रणालियों के आधार पर समझने की कोशिश की गई है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस नाम में ही जो है ना अर्थ छिपा हुआ है। कहा किस चीज का, तो कहा जा रहा है बुद्धि के जो मतलब कि कार्य है, ठीक ना, या उसके कार्य प्रणाली है, उसको इस सिद्धांत के माध्यम से जो है ना
समझाने का कोशिश किया गया, बताने का कोशिश किया गया है। यानी क्या होता है कि इसके द्वारा जो है बुद्धि को क्या किया जाता है, नियोजन करना। यानी बुद्धि क्या करता है, प्लानिंग करता है किसी भी कार्य को लेकर के। अवधान यानी ध्यान को केंद्रित करता है। मतलब अगर हमें या आपको जो है 12th में अच्छा नंबर लाना है, अच्छे से पास करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा, यानी योजना नियोजन बनाना होगा। फिर उसके बाद अपना ध्यान केंद्रित करके एक गोल के तरफ जो है फोकस होकर के काम करना होगा, तब तो आप सक्सेस होइएगा। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि इसके द्वारा बुद्धि को क्या करना, नियोजन करना, प्लानिंग करना किसी भी कार्य को लेकर के। अवधान यानी खुद को जो है केंद्रित रखना, मस्तिष्क को, अपने इंद्रियों को एक जगह केंद्रित करना। और फिर उसके बाद समकालिक और अनुक्रमिक यानी क्रमबद्ध रूप से, अनुक्रमिक रूप से अपने कार्य को पूरा करना। यही चीज जो है अगर आप आगे बढ़िएगा तो एक एक करके बताया गया। सबसे पहले भाव प्रबोधन और अवधान के बारे में आपको बताया गया है। भाव प्रबोधन और अवधान ये क्या है, ठीक ना। अटेंशन और एरोसोल्स के बारे में आपको बताया गया। कहा जा रहा है कि हमारे मस्तिष्क में भाव प्रबोधन एवं अवधान के लिए उत्तरदायी स्नाविक तंत्र के द्वारा स्मृति, मनोभाव और प्रतिक्रियात्मक अनुक्रियाएं होती है। भाव प्रबोधन किसी भी क्रिया या व्यवहार का मूल आधार है। यह हमें एक निश्चित दिशा में ध्यान देने के लिए बाध्य करता है। यानी भाव प्रबोधन मतलब क्या होता है, एक तरीके का जो हम क्या करते हैं कि हम जो मनुष्य हैं, हमारा मन क्या होता है, चंचल होता है। हम जो है ध्यान इधर उधर जो हम लोग करते रहते हैं। तो जो भाव प्रबोधन कह रहा है ना, कि ये इसको बताया जा रहा है कि ये क्या करता है कि हमें एक निश्चित दिशा में ध्यान देने के लिए ये बाध्य करता है। मतलब अगर कोई निश्चित दिशा है जिस ओर हमको जाना है, जिस ओर हमको कार्य करना है, उस तरफ जो हमारे ध्यान को क्या करता है, ये केंद्रित करता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा कहा जा रहा है कि समझाया जा सकता है। कैसे? तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बताया गया कि मान लीजिए कि हम फल खरीदने बाजार गए हैं। अब फल खरीदने बाजार गए हैं तो हम बाजार में देखते हैं कि फल का कोई एक ही दुकान नहीं होता है, फल का कई सारा दुकान है। लेकिन हमारा ध्यान क्या होता है, कहीं एक दुकान पर जाकर केंद्रित होता है। तो ये जो भाव प्रबोधन ये क्या करता है, एक निश्चित दिशा की तरफ हमारे ध्यान को क्या करता है, केंद्रित करता है। तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई के प्रति ये भाव प्रबोधन क्या करता है, हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। तो भाव प्रबोधन अगर है तो ये क्या करता है कि हमारे ध्यान को एक तरफ केंद्रित करेगा, ले जाएगा। तो वही उदाहरण के तौर पे कह रहा है कि हम बाजार में फल और सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक। और कहा जा रहा है कि यह क्रिया फल और सब्जी के लिए आवश्यकता या लालसा या मांग पर आधारित होती है। यानी फल और सब्जी हमको चाहिए ही, तो हमारी लालसा है, जिज्ञासा है कि हम फल और सब्जी ले फटाफट से। लेकिन देखते हैं कि हमारा ध्यान जो है बाजार में विभिन्न फल और सब्जियों की दुकान पर तो जाता है, पर यह खास दुकान और हमें सबसे अच्छा देखने में लगता है पर केंद्रित हो जाता है। तो वहीं भाव प्रबोधन क्या करता है कि निश्चित दिशा में हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। और कहा जा रहा है कि अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। यानी इसमें जो भाव प्रबोधन और अवधान के बारे में बताया गया है, तो अवधान क्या कह रहा है कि अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया, चयनात्मक यानी चुनने के लिए। एक तरीके से ये हमारा जो अवधान है वो क्या, एक अटेंशन है कि मतलब इतना सारा दुकान है फल और सब्जी का, सभी तरफ हमारा जो नजर जा रहा है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित होता है, एक विशेष तरीके की दुकान पर जो हमको लगता है कि हाँ ये विशेष दुकान है, ये एक अच्छा है, हमारा ध्यान वहां केंद्रित हो गया। लेकिन अब काम किसका होता है, तो अवधान का। अवधान क्या करता है कि हमको चुनने में, यानी चयनात्मक मानसिक क्रिया के रूप में ये कार्य करता है कि हाँ अगर दुकान के पास हमारा ध्यान केंद्रित हो गया तो हम अब जो क्या करते हैं, उसी दुकान को चयन कर लेते हैं कि ना अब यहीं से हमको सब्जी या फल खरीदना है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि अवधान एक चयनात्मक मानसिक क्रिया है जिसके कारण हम अपने वातावरण के या हमारे उद्देश्य या लक्ष्य से संबंधित उत्तेजनाओं में से एक को चुन लेते हैं जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। तो ये फल और सब्जी पे उदाहरण ले लेते हैं कि अवधान क्या करेगा कि अगर फल और सब्जी के दुकान पर हमारा ध्यान केंद्रित हो गया, लग गया, तो फिर हम अवधान यानी फिर अपना चयन करते हैं कि नहीं हमको यहीं से सामान लेना है। या अवधान में ये बताया गया कि एक चयनात्मक प्रक्रिया जिसमें हम अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य के लिए कोई एक जो है दिशा देख लिए या अलग अलग जो हमारे लक्ष्य या उद्देश्य है उसको पूर्ति करने के लिए हम क्या करें, एक ही दिशा में अपने ध्यान को केंद्रित करके और
उसको चयन करके क्या करते, कार्य को अपना आगे बढ़ाते ताकि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। तो यही हमारा अवधान और क्या हमारा था, तो हमारा भाव प्रबोधन था। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो समकालिक और अनुक्रमिक के बारे में बताया गया है। ये क्या है, तो कहा जा रहा है कि यह दो ऐसी अनुक्रियाएं जो हमारे मस्तिष्क के श्रवण, दृश्य एवं पृष्ठ खंडों से संबंधित है। समकालिक अनुक्रिया क्षैतिज होती है और यह हमें वातावरण की उत्तेजनाओं को अर्थपूर्ण ढंग से समझने में मदद करती है। जैसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल होता है ना, ठीक, क्षैतिज जो क्या होता है, लेटा हुआ होता है, ठीक, जिसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो समकालिक और अनुक्रमिक है, सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव है, ये क्या करता है कि हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की जो श्रवण यानी सुनने की जो दृष्टि हो गया, ठीक, उससे ये क्या है, संबंधित है। और कहा जा रहा है कि जो समकालिक अनुक्रिया है यानी जो हमारा सिमुल्टेनियस है, सिमुल्टेनियस ये क्या होता है, हॉरिजेंटल रूप से यानी क्षैतिज रूप से जो ये क्या करता है कि जो वातावरण में अलग अलग जो उत्तेजनाएं हैं, उत्तेजनाएं मतलब कि जैसे उद्देश्य हो गया या लक्ष्य है, उसको अर्थपूर्ण ढंग से हमको समझने में क्या करता है, मदद करता है। हॉरिजेंटल रूप से ऐसे ऐसे मतलब कि लेटा हुआ इस तरीके से, मतलब हाँ ये चीज बढ़िया है, ये चीज खराब है, ये चीज ऐसे है, वैसे ऐसे हमको यानी लेटा हुआ रूप से जो हमको समझाने में या अर्थपूर्ण ढंग से जो है समझाने में हमको मदद करता है किसी भी तरह के उत्तेजनाओं को लेकर के। लेकिन अगर अनुक्रमिक की बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि इसके द्वारा हम विभिन्न उत्तेजनाओं का एकीकरण कर लेते हैं और अनुक्रमिक अनुक्रिया का स्वरूप लंबी यानी वर्टिकल होता है, यानी सीधा होता है। वर्टिकल का मतलब आप लोग समझते हैं, जो सीधा होता है। तो ये क्या करता है, तो इसके द्वारा जो है उत्तेजनाओं को एक श्रृंखला यानी सीरीज में एकीकरण किया जाता है और यह हमारे उद्देश्य से संबंधित विभिन्न उत्तेजनाओं को समझने और इनके बीच विभेद करने की प्रक्रिया है। और इस अनुक्रिया का उपयोग हम अंकों एवं वर्णमाला को सीखने में उपयोग में भी लाते हैं। यानी इसमें क्या बताया गया कि जैसे कोई उत्तेजनाएं हैं तो हम इसमें क्या कर रहे थे, समकालिक में जो भी उत्तेजनाएं थे उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते थे, हॉरिजेंटल रूप से जो है ना चीजों को समझ रहे थे, देख रहे थे कि कौन कौन से उत्तेजनाएं हैं, उसको अर्थपूर्ण समझने का हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो अनुक्रिया है उसको बताया गया कि ये लंबी होता है। तो ये क्या करता है कि हमारी जो उत्तेजनाएं होती हैं उसको एक श्रृंखला में एकत्रित करने के लिए जो है ना ये संबंधित है, ताकि कहा जा रहा है कि जो अलग अलग तरह की उत्तेजनाएं हैं उसको समझाने में और उसके बीच विभेद करने में हमको ये सहायता देता है। तो यही हमारा सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव है। और अंत में आपको बताया गया है नियोजन यानी प्लानिंग के बारे में कि आपको प्लानिंग कैसे क्या करना है किसी भी चीज में। तो कहा जा रहा है कि नियोजन की प्रक्रिया का केंद्र हमारे मस्तिष्क के अग्रखंड यानी जो बीच वाला ये होता है ना, यहाँ पर मस्तिष्क के जो अग्रखंड ये भाग है इससे ये संबंधित है। और यह अनुक्रिया हमारे उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रणनीति बनाने से संबंधित है। मान लीजिए कि अगर आप लोग का उद्देश्य या लक्ष्य है कि 12th में अच्छा स्कोर करना, अच्छा परसेंटेज लाना, तो आप उसके प्रति क्या करेंगे, लक्ष्य बढ़ाएंगे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। यही तो आपका अभी लक्ष्य है, यही तो आपका अभी उद्देश्य है कि नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि नियोजन की प्रक्रिया का केंद्र जो हमारे मस्तिष्क के जो बीच का भाग है, ये अग्रखंड है, इससे संबंधित है, जो क्या करता है कि हमारे उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्ट्रेटेजी यानी रणनीति को बनाता है। इसके बाद फिर कहा जा रहा है कि इसके द्वारा हम वातावरण के लक्ष्य से संबंधित विभिन्न उत्तेजनाओं पर ध्यान देने के बाद उनमें से किसी एक को ही चुन लेते हैं जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे ज्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से करने में सहायता होती है। अब देखिए यहाँ पर यह चीज भी नहीं कहा जा रहा है कि आप जो रणनीति बना रहे हैं ना, कि एक ही रणनीति बना रहे हैं, कई तरह आप कई स्ट्रेटजी आप बनाए, अब देख रहे हैं कि कौन सा स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत बेहतर है, ताकि आप लक्ष्य के प्रति जो है, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति आसानी से पहुंच जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो लक्ष्य के लिए या अपने उद्देश्य के लिए रणनीति प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो वो कई तरह का होगा, जिसमें हम कोई एक ऐसे प्लान को चुनेंगे जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे प्रभावपूर्ण होगा। वही चीज यहां पर बताया गया है। और फिर आगे कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत से संबंधित योजना बनाने को संज्ञानात्मक मूल्यांकन पद्धति भी कहा जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, यहां पर याद रखिएगा। संज्ञानात्मक मूल्यांकन पद्धति से कौन संबंधित है, तो याद रखिएगा योजना यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, ये आपका संबंधित है।
फिर कहा जा रहा है कि इसके द्वारा दृष्टि और श्रवण संबंधित माध्यमों से प्रस्तुत अवाचिक और वाचिक परीक्षणों का उपयोग 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है और यह विशेषकर इन बच्चों आदि की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोगी है और यह संज्ञानात्मक विकास के मूल्यांकन के लिए एक नया उपकरण है। तो यही आपका प्लानिंग था। अब कई लोग बच्चों के मन में ये होगा कि सर आप तो यहाँ पर जो 5 सिद्धांत बताए हैं, यहाँ पर जो आप 5 सिद्धांत बताए हैं तो पहले प्लानिंग बताए, फिर अटेंशन, फिर सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव बोले, लेकिन यहाँ पर तो पहले आपको अवधान के बारे में दे दिया, ठीक, तब उसके बाद समकालिक और अनुक्रमिक के बारे में दे रहा है, तब नियोजन के बारे में दे रहा है। तो मतलब आपको पहले सिखाया है, चीजों को बताया है कि अवधान क्या है, सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव क्या है, प्लानिंग क्या है, ये चीज आपको बताया है। लेकिन याद रखना है कि 5 सिद्धांत बुद्धि का क्या है, तो प्लानिंग, अटेंशन, सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव जेपी दास, नागलिरी और किर्बी के द्वारा संपादित किया गया और ये 1994 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो यही आपका जो है 5 सिद्धांत और अस्टनबर्ग का त्रितत्वीय सिद्धांत था जो बचा हुआ था सिद्धांत के अंतर्गत, तो मैंने आप लोग को बताया। और एक क्लास में हम लोग जो है बुद्धि का मापन चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर पहला कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे। बाकी ये आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा जो है व्हाट्सएप चैनल, साथ ही साथ जो है अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम जो है यहाँ पर आपको फ्री में PDF नोट्स मिलता है। तो बिना देरी के आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और सेशन कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर कोई नया विद्यार्थी है तो आप लोग जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए क्लासेस के वीडियो आप लोगों तक पहले मिलते रहे। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।